नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में जल संवर्धन या मृदा रहित खेती के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लगभग हर साल एग्ज़ाम में 5 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोपोनिक शब्द जो है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। हाइड्रोपोनिक शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के नाम से किसको जानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के सिंपल परिभाषा क्या है। हाइड्रोपोनिक्स के अदर नाम कौन कौन, मतलब इसको हम अन्य नामों से किस किस नामों से जानते हैं। इसके बाद जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनका हम हाइड्रोपोनिक्स के मतलब माध्यम से कल्चर करते हैं या जिनके लिए बहुत अच्छी जो कि विधि है। इसके बाद जानेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स के मेथड कौन कौन से हैं, हाइड्रोपोनिक्स का एडवांटेज, और लास्ट में जानेंगे कि इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, कमियां क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हाइड्रोपोनिक शब्द है वह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रो और पोनस। हाइड्रो का मीनिंग वाटर या पानी होता है, और पोनिक जो शब्द है वह पोनस से बना। पोनस का मीनिंग वर्क, लेबर, या हम इसको कर सकते हैं कल्चर। तो हाइड्रोपोनिक शब्द का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि कल्चर विदाउट सॉयल। मतलब हाइड्रोपोनिक एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं लिक्विड मीडियम में। मीनिंग जो तमाम सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है प्लांट ग्रोथ को, उन न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या करते हैं, वाटर बॉडी में जो कि मिक्स कर देते हैं और लिक्विड मीडियम में सॉइल के एब्सेंस में प्लांट को ग्रो कराते हैं। हाइड्रोपोनिक शब्द का सबसे पहले उपयोग जो था, प्लांट जो फिजियोलॉजिस्ट थे गेरिक, जिनका नाम था, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने 1937 में हाइड्रोपोनिक शब्द को दिया था। और इनके इस योगदान के कारण, मतलब जो गेरिक साहब थे, इन्होंने हाइड्रोपोनिक शब्द को दिया, कल्चर का इसका मेथड को बताया, इसमें तमाम सारी अन्य जो विधियों के बारे में बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज तमाम सारी चीज़ों को डिटेल में बताया। तो इस बड़े योगदान के लिए गेरिक साहब को ही हम लोग फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोपोनिक्स के अदर नाम जो हैं, तो अभी हम लोग अलग अलग बहुत सारे नाम जानेंगे, जिनमें जैसे मतलब वाटर कल्चर है, सॉइललेस कल्चर है, सॉइलर कल्चर है, टैंक कल्चर है, तमाम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग ये जो तमाम सारे टॉपिक को भी जाने, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक को डिटेल में जानते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। देखिए, नाम है हाइड्रोपोनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल संवर्धन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मृदा रहित खेती। अब शब्द कहाँ से डिराइव हुआ, तो द टर्म हाइड्रोपोनिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो, और दूसरा क्या है, पोनिक, जो पोनस से बना है। तो हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, वाटर, पानी, और पोनस जो शब्द है जिसे पोनिक बना, इसका मतलब होता है लेबर या वर्क। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हाइड्रोपोनिक का वाटर वर्क या कल्चर विदाउट सॉयल हम कह सकते हैं। मीनिंग क्या हो गया, हाइड्रोपोनिक शब्द का मीनिंग क्या हो गया कि सॉयल के एब्सेंस में कल्चर, या ये कहें कि वाटर में कल्चर। जो टर्म हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड एंड कॉइन्ड बाय, मतलब हाइड्रोपोनिक शब्द को देने का श्रेय और सबसे पहले यूज करने का श्रेय एक जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर
WF गेरिक या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे गेरिक साहब। इन्होंने 1937 में हाइड्रोपोनिक शब्द को दिया और यूज भी किया। फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स डॉक्टर WF गेरिक क्या थे? प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अब हम फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के नाम से किसको जानते हैं? तो जिस साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक्स शब्द को दिया था, जिनका नाम अभी हम लोग पढ़ें कि WF जो कि गेरिक साहब, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। तो इनके बड़े योगदान के लिए, इनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन के कारण हमको फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग इसकी जो परिभाषा देखें तो यहाँ दो सिंपल परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला क्या है? हाइड्रोपोनिक इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजुअली वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। मीनिंग क्या गया? हाइड्रोपोनिक्स एक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं लिक्विड मीडियम में। मतलब जो न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए वो हम लोग वाटर में क्या करते हैं? डिजॉल्व करके वहाँ पर उसको ग्रो कराते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या है? हाइड्रोपोनिक इज द सॉइल-लेस कल्चर बेस्ड फार्मिंग मेथड विच ट्रांसफर न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू प्लांट रूट। मीनिंग कि हाइड्रोपोनिक क्या है? एक कल्चर जो कि मेथड है जिसमें हम लोग पौधों को न्यूट्रिएंट डायरेक्टली रूट में, ऐसे क्या है जनरली अगर हम लोग सॉइल युक्त कल्चर करते हैं तो उसमें क्या था? सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट या जो कल्चर होता है उसको हम लोग मिट्टी में उसका छिड़काव करते हैं या मिट्टी में उसको मिक्स करते हैं। फिर वो न्यूट्रिएंट क्या करता है? मिट्टी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, फिर मिट्टी से कहाँ जाता है? रूट में जाता है और फिर ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग जो कल्चर है, जो हमारा न्यूट्रिएंट है, उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं और डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को क्या करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है। अब प्रश्न आता है कि हम लोग हाइड्रोपोनिक्स को अदर किस किस नाम से जानते हैं। देखिए, तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो है कि हाइड्रोपोनिक्स नाम से ही आता है, लेकिन इनमें से किसी नाम से एग्ज़ाम में आ सकता है। कई बार होता है कि एग्ज़ाम में नाम चेंज करके यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगले साल रिपीट करता है, नाम कोई चेंज कर देता है। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग किस नाम जानते हैं? सॉइल-लेस कल्चर के नाम से जानते हैं, टैंक कल्चर के नाम से जानते हैं, वाटर कल्चर के नाम से जानते हैं, एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं, हाइड्रो कल्चर के नाम से जानते हैं, या फिर सॉइलर कल्चर के नाम से जानते हैं। तो इतने तमाम अलग अलग नामों से हम लोग हाइड्रोपोनिक्स को जानते हैं। तो ये कॉमन नेम आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कोई भी किसी भी नाम से पूछ सकता है। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पर कि मीनिंग हाइड्रोपोनिक्स का मेथड का यूज करके किन किन पौधों का अभी तक कल्चर किया गया है। तो इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉमन पौधों का नाम केवल हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पौधों के द्वारा या बहुत सारे पौधों का कल्चर इस मेथड से हुआ है, जिनमें जैसे सबसे कॉमन क्या है, जैसे टोमेटो है, कुकुम्बर है, पेपर है, रेडिश है, एक प्लांट मतलब बैगन या ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरी और जो कि कोरिएंडर, धनिया। तो ये तमाम सारे पौधों के लिए ये मेथड बहुत ही उपयुक्त, बहुत सूटेबल है। अब हम लोग जानते हैं मेथड्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। देखिए, अगले या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसे जो मेथड है, तो मेथड के पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिस पर डिटेल में हम लोग जानेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर केवल नाम जान लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में किन किन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। देखिए, तो मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स में सबसे पहला है डीप वाटर जो कल्चर, दूसरा है न्यूट्रिएंट फिल्म कल्चर, तीसरा है फ्लड ड्रेन कल्चर या मेथड, चौथा है वाइक मेथड और पांचवा है ड्रिप सिस्टम मेथड। तो जनरली 5 अलग अलग मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, मतलब अलग अलग प्लांट के कल्टीवेशन के लिए, अलग अलग टाइप के प्लांट के कल्टीवेशन के लिए इस मेथड का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। अब प्रश्न आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे कौन कौन से कारक हैं
जो सॉइललेस कल्चर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए सिंपल सा मीनिंग है, ऐसे जितने फैक्टर जो सॉइल युक्त कल्चर को प्रभावित करते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई प्लांट उसका कल्चर जो है कि सॉइल के माध्यम से करते हैं, मिट्टी में करते हैं, तो उसमें जो जो फैक्टर उसके ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, लगभग सभी फैक्टर क्या है सॉइललेस कल्चर में भी हैं। अगर जैसे हम लोग बात करें पहला फैक्टर क्या है, लाइट का। तो क्या लाइट एक अति महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और लाइट के जो है कि प्रेजेंस में, क्योंकि प्लांट हम लोग सॉइल में ग्रो कराएं चाहे सॉइललेस मीडियम में ग्रो कराएं, दोनों केस में क्या है, पौधों को भोजन बनाना है, पौधे ऑटोट्रॉफी का भोजन अपना बनाएंगे ही, तो भोजन बनाने के लिए क्या उनको लाइट चाहिए, और पर्टिकुलर जो रेंज की या कलर की लाइट वह क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस में जिसका अहम रोल या योगदान होता है। तो जैसे हम लोग सॉइल युक्त कल्चर में लाइट का बहुत बड़ा रोल है, वैसे सॉइललेस कल्चर में लाइट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब स्पेसिफिक रेंज की अगर लाइट अगर मिलेगी तो भोजन का जो फार्मेशन है या जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या आगी प्रॉपर होगी, तो जिससे क्या हमें प्रोडक्टिविटी जो होगी वह ज़्यादा मिलेगी। तो लाइट क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वह घटेगी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट घटेगी। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्लांट में चाहे सॉइल युक्त कल्चर हो चाहे सॉइललेस कल्चर है, प्लांट में तमाम सारी प्रोसेस होती हैं। तो तमाम जो प्रोसेस है प्रक्रियाएं, उसमें से अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लें तो इसमें जितनी भी प्रोसेस हैं, रिएक्शंस हैं, सब पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में वर्क करती हैं। तो अगर उपयुक्त टेम्परेचर मिलेगा तभी कोई एंजाइम क्या करती है, प्रॉपर वर्क करती है। क्योंकि पहले से आप लोग जान रहे होंगे एंजाइम जो शब्द है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। मतलब एंजाइम अपने प्रेजेंस मात्र से सबस्ट्रेट को क्या करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। या सिंपल वे में कहें कि एंजाइम क्या है, किसी भी अभिक्रिया की गति को क्या करती है, चेंज कर देती है। अब अभिक्रिया की गति चेंज करने का मीनिंग है कि अभिक्रिया की गति बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। इसीलिए एंजाइम आप लोग पढ़े होंगे इंटर में कि एंजाइम के अगर देखा जाए तो उत्प्रेरक जो होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसके दो टाइप हैं, पॉजिटिव और जो कि नेगेटिव। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो अभिक्रिया की गति को, दर को बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं उत्प्रेरक, और कुछ अभिक्रिया की मतलब गति को कम कर देते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। एंजाइम जो शब्द है वो कहाँ से डेराइव है, कई बार पूछा गया है। तो या आप लोग इसको प्रश्न मतलब कमेंट के माध्यम से जो कि बताइएगा कि एंजाइम जो शब्द है वह क्यों दिया गया। और इसका एक हम हिंट दे देते हैं। पहले इंजाइम था, शुरुआती दौर में इंजाइम था, INZYM इंजाइम, और फिर इसको बदल करके इंजाइम इसका नाम पड़ गया। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से एक आंसर बताना है कि पहले इसका नाम इंजाइम क्यों था और बाद में फिर इसका नाम इंजाइम क्यों पड़ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर जो फेवरेबल टेम्परेचर है अगर उससे कम है तो एंजाइम प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होगी। अगर टेम्परेचर औसत टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है तो एंजाइम क्या होती है, आप लोग पढ़ेंगे कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। अब डीनेचुरेशन क्या है तो आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी एंजाइम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस। प्रोटीनियस पार्ट जो होता है वह अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है और अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बांड टूट जाता है और अमाइनो एसिड की अनकॉइलिंग हो जाती है, जिससे एंजाइम हमारी इनएक्टिव या डीएक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएच। पीएच क्या है, पीएच का मीनिंग क्या है, पोटेंशिया। पी मतलब पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मनुष्य से लेकर प्लांट में या जितने भी लिविंग बींग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी में जो कोई भी प्रोसेस होती है,
जो तमाम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है हम लोग शरीर में, प्लांट में, अन्य जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं, वह एक निश्चित पीएच पर, मतलब कोई भी एंजाइम जो होती है एक निश्चित पीएच पर एक्टिवेट होती है और प्रॉपरली क्या करती है, वर्क करती है। तो अब अगर देखा जाए पीएच की हम लोग बात करें तो पीएच रेंज आप लोग पहले से पढ़े होंगे कि पीएच रेंज जो है 1 से कहाँ तक होती है, 14 तक। ठीक, अब बीच में क्या आता है, 7। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन का, किसी पदार्थ का पीएच 7 है, इसका मीनिंग वो सोल्यूशन न्यूट्रल है। मीनिंग उस सोल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन की संख्या क्या है, बराबर, इक्वल है। अब पीएच जैसे जैसे 7 से कम होता जाएगा, मीडियम उसका अम्लीय एसिडिक होता जाएगा, और जैसे जैसे पीएच 7 से 14 की तरफ जाएगा, सोल्यूशन हमारा बेसिक या क्षारीय होता जाएगा। पीएच के कॉन्सेप्ट को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो अगर हम लोग नॉर्मल या फेवरेबल पीएच की बात करें तो अगर ऐसे देखा जाए तो पीएच जो होता है वह 6 से लेकर के 8 उपयुक्त पीएच है। अब अगर पीएच में इससे ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन होता है तो चाहे हम प्लांट का कल्चर वाटर में करें चाहे सॉइल में करें, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि प्रोसेस हमारी प्रभावित होगी। अगला वाटर क्वालिटी। देखिए, जब हम कल्चर वाटर में ही कर रहे हैं तो वाटर की क्वालिटी क्या बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वाटर की क्वालिटी डिग्रेडेटिव होगी, वाटर में न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होंगे, तो जो कल्चर होगा हमारा प्रभावित होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी घटेगी। तो वाटर की क्वालिटी एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लिक्विड मीडियम में, कल्चर में बहुत बड़ा रोल उसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। मतलब जहाँ पे हम कल्चर कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक जो कि मीडियम में, उसके आसपास के इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा क्या है। अगर ह्यूमिडिटी प्रॉपर रहती है तो प्लांट का ग्रोथ क्या होता है, अच्छे से होता है, जिससे क्या अगर प्रोडक्टिविटी हमें प्रॉपर होगी, अच्छी होगी। अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी प्रभावित होगी, क्योंकि प्लांट का ग्रोथ जो होगा वो प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है CO2 कंसंट्रेशन। देखिए, जो CO2 का कंसंट्रेशन है, अगर हम लोग देखे जाए तो इकलौते प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो CO2 का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ देते हैं। लेकिन एक लिमिट तक CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट से अधिक अगर CO2 का कंसंट्रेशन होता है तो प्लांट ग्रोथ इससे डिफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है, कम होता है। लास्ट में हम लोग अगला पॉइंट 7वां है डिजॉल्व O2। मतलब वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी डिजॉल्व है। तो अगर वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी, तो चूँकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम लोग पौधों की खेती कहाँ पे कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। मतलब पौधों की जड़ें जो होती हैं वह डायरेक्टली वाटर में क्या हैंग डाउन है, तो वहाँ से क्या कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नॉर्मली होगी, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। और लास्ट पॉइंट है TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। मतलब जिस वाटर में हम लोग कल्चर कर रहे हैं उसमें मिनरल की मात्रा कितना है। TDS का मतलब क्या था, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ऐसे सामान्य में भी आप लोग इस टर्म को नाम सुने होंगे। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं फिल्टर वाला, तो कई बार लोग पूछते हैं कि उसका TDS कितना है। तो TDS का मतलब क्या था, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। मतलब कि ठेठ भाषा में कि उस पानी में मिनरल की, खनिज लवण की मात्रा क्या है। अब अगर पानी में का TDS, कई बार देखेंगे कुछ पानी जो होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली नल का पानी अगर पिएँ तो उसमें देखेंगे थोड़ा सा भी कैसालापन नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल। वैसे भी अगर पानी का क्या होता है, पानी जो होता है pH के बेसिस देखें तो न्यूट्रल होता है, और शुद्ध पानी अगर हम लोग पिएँ तो उसमें ना कोई कलर होता है ना कोई स्वाद होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे जब फिल्टर का पानी पीते हैं तो कई बार पानी बहुत कसेला लगता है, कई बार पानी बहुत नॉर्मल होता है, कई बार बहुत हल्का कसेला लगता है। तो निर्भर करता है TDS उसमें मिनरल की मात्रा पर। जिस वाटर में मिनरल्स की मात्रा जितना कम होगी, TDS जितना कम होगा, पानी उतना ज़्यादा पीने में हमें कसेला लगता है। और नॉर्मली TDS जितना अच्छा लगेगा। अब TDS से नॉर्मली अगर देखा जाए हम लोगों के लिए तो 50 से लेकर के
150 TDS जो होता है वह पानी के लिए क्या होता है, हम लोगों के लिए हेल्दी होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ग्रामीण एरिया में अगर हम लोग देखें तो TDS ज़्यादातर आप लोग देखेंगे जो नल के पानी में क्या होता है 200, 250, 300, 400 तक होता है। तो एक तरीके से उसको हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा पानी का सेवन कर रहा है बचपन से ही जिसका TDS 50 है या इसके आसपास है, तो ऐसे लोगों में क्या है कि इस प्रकार के पानी पीने से मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है और एक समय के पहले, उम्र के पहले क्या है, गठिया रोग या इससे जो रिलेटेड तमाम सारी समस्याएं, जोड़ों के दर्द, ये सब समस्याएं क्या आती हो जाती हैं। तो नॉर्मल पानी का TDS हेल्दी जो हम लोगों के लिए हो 50 से 150 होता है। ठीक, तो वहाँ पे मिनरल का मतलब मात्रा कितना है, क्योंकि जब हम प्लांट ग्रो करा रहे हैं तो प्लांट रूट के द्वारा ही मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मिनरल जितना सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा उतना अच्छा। लेकिन एक लिमिट से एक लिमिट तक अगर TDS बहुत ज़्यादा अगर है, मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्या प्लांट ग्रोथ के लिए नुकसानदायक। ऐसे हम लोगों के लिए भी अगर हम लोग पानी पी रहे हैं, अगर हम लोगों के पानी का TDS सपोज अगर 500 से लेकर के 1000 के आसपास हो, तो इसका मतलब ऐसा पानी पीने के लिए क्या हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक, तमाम सारी पेट से संबंधित बीमारियां, या अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लेवल तक है तो हमारे इंटरनल बॉडी आर्गन को डैमेज तक कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, एडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस कल्चर करने का हमें लाभ क्या, महत्व क्या क्या है। देखिए, पहला है वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि अगर हम लोग सॉइल युक्त कल्चर करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या, हमें बार बार पानी देना पड़ता है, तो हमें उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता, तमाम सारी व्यवस्था करना पड़ता है। तो हम जब पानी में ही कल्चर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा वाटर का संरक्षण होता, पानी की बचत होती है। स्पेस सेविंग, इससे क्या होता है कि स्थान का भी क्या होता है सेविंग होती। कई बार ये भी है किसी क्या है हमारे पास वाटर बॉडी अगर हम लोग एक पर्टिकुलर बना लें, ऐसा कोई पोखरा पोखरी ऐसे है, वहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कल्चर करते हैं वहाँ पर कम स्पेस में हम लोग आसानी से कल्चर कर सकते हैं, तो इससे स्पेस का भी बचत होता है। क्लीन प्रोडक्ट, मतलब कि लिक्विड मीडियम में कल्चर करने के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्टिविटी हमें मिलता है, जो फल फ्रूट सब्जियां मिलते हैं, उनमें अगर देखा जाए कि सॉइल पर कल्चर करने के कंपैरिजन में वो थोड़ा साफ सुथरे क्लीन होते हैं। ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन, तीसरा पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट जो कि यूटिलिटी। अब जब हम लोग वाटर में ही मीडियम में कल्चर करते हैं तो इसमें वाटर में ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को डिजॉल्व किए रहते हैं, तो पौधे मैक्सिमम अधिकतम न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे उनका ग्रोथ होता है। तो मतलब हाइड्रोपोनिक मीडियम का एक लाभ ये भी है कि इसमें न्यूट्रिएंट के अधिकतम उपयोग होने की संभावना रहती है। पाँचवा है फास्टर ग्रोथ रेट। लिक्विड मीडियम में कल्चर करने से सॉइल के कंपैरिजन में प्लांट या जो फ्रूट्स हैं या जो साग सब्जियों का हम लोग कल्चर करते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी देखी गई है, अच्छी ग्रोथ बढ़िया होती है। छठा पॉइंट है हायर यील्ड। सॉइल के कंपैरिजन में सॉइललेस मीडियम में अगर हम कल्चर करते हैं तो इससे हमारा ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है नॉर्मल से। पेस्टिसाइड फ्री, अगर हम लोग वाटर बॉडी में कल्चर करते हैं तो उसके वहाँ पर हमें इन्फेक्शन के चांसेज कम होते हैं, वहाँ डिजीज लगने के चांसेज कम होते हैं, तो वहाँ पर हम पेस्टिसाइड का उपयोग कम करते हैं। तो जो भोजन हमारा होता है एक तरीके से पेस्टिसाइड फ्री होता है। कहने का मीनिंग ये हो गया कि जो हम लोग वाटर बॉडी में कल्चर करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा पेस्ट फ्री होता है, उसमें इसकी मिक्सिंग कम से कम होती है। अगला पॉइंट होता है लोअर लेबर इंटेंसिव। लिक्विड मीडियम में कल्चर करने से हमें कम वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कम से कम वर्कर अगर हमारे पास रहें तो भी हम आसानी से इस मेथड को फॉलो करके प्रोडक्टिविटी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पर, डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, मतलब कि लिक्विड मीडियम में कल्चर करने के कमियां क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट है हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट। अगर हम लोग लिक्विड मीडियम में कल्चर करना चाह रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी कमी ये बता रहे हैं कि
इसमें हमें शुरुआती दौर में अच्छा खासा पैसे की ज़रूरत पड़ती, मतलब तमाम सारे संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मतलब इसमें शुरू में ही एक ही बार में हमें ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस थोड़ा सी कास्टली है। दूसरा पॉइंट है पावर जो कि डिपेंडेंसी। हाइड्रोपोनिक मेथड में कल्चर करने के लिए हमें बराबर हमेशा, क्योंकि उसमें हमेशा क्या कि हमको पंप ऑन रखना है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम इसमें पावर पे जनरेट, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे हमें निर्भर होना पड़ता है, या हमारी निर्भरता इलेक्ट्रिसिटी पे रहती है। तो यहाँ पे क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना पड़ेगा। तीसरा है रिक्वायर स्किल्ड पर्सन। तीसरी कमी इसकी ये है कि इसमें जो हम लोग मीडियम में कल्चर करते हैं, तो जो लिक्विड मीडियम में तमाम सारे न्यूट्रिएंट को हमको मिक्स करना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, टॉक्सिसिटी ना हो, उसमें कोई डिजीज इन्फेक्शन ना फैले। तो ये तमाम सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा सा स्किल्ड, थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति का होना आवश्यक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो, जो कार्य में दक्ष हो, ये भी इसकी क्या एक कमी है। चौथा पॉइंट है हाई कंट्रोल। मतलब कि लैंड पर या सॉइल पर कल्चर करने के कंपैरिजन में वाटर में या लिक्विड मीडियम में कल्चर करने के लिए हमें उसमें ज़्यादा कंट्रोल करने, ज़्यादा देख रेख, ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या एक मेथड की एक कमी है। पांचवा पॉइंट है रिस्क ऑफ प्लांट डेथ। चूँकि हम यहाँ पर वाटर बॉडी में कल्चर करते हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि कई बार ऐसा देखा गया कि हम लोग किसी प्लांट को लिक्विड मीडियम में कल्चर कराने का प्रयास करते हैं, तो प्लांट क्या होता है कि अगर कम दिन का है या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया उस मीडियम में, तो हमारे फसल के या जो क्रॉप उसके नष्ट होने को, उसके सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे घाटा या नुकसान होने की भी संभावना रहती है। छठा पॉइंट है एल्गल ग्रोथ। चूँकि लिक्विड मीडियम में करते हैं, तो इसमें तमाम सारे एल्गल के कई बार ग्रोथ हो जाती है। तो क्या होता है कि हम लोग कल्चर किसी और प्लांट करना चाह रहे हैं और तमाम दूसरे एल्गल या एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, शैवाल का ग्रोथ हो जाता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित होती है। तो यहाँ पर एक ये भी केयर रखना पड़ता है कि हम जिस प्लांट का, जिस क्रॉप का, फ्रूट का कल्चर कर रहे हैं, वही ग्रो करे, इसमें कोई दूसरा एल्गल ग्रोथ ना आ जाए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, तो हमें घाटा होगा। सातवां है लिमिटेड क्रॉप जो डाइवर्सिटी। चूँकि जब हम खेती कल्चर लिक्विड मीडियम में करेंगे, तो हमारे पास स्पेस की, स्थान का क्या होता है, लिमिटेशन होता है। मतलब हमारे पास लिमिट में, सीमित मात्रा में स्थान होता है, तो हम वहाँ पर विविध प्रकार के, मतलब मनचाहा तमाम प्रकार के पेड़ पौधों या वनस्पतियों का कल्चर नहीं कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड नंबर में हम वहाँ पे पौधों को ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन होती है। तो इसकी एक कमी है। और आठवां पॉइंट है इन्वायरमेंटल जो कि इशू। इसमें क्या होता है कि कई बार जब हम लोग जो प्लांट को मतलब कल्चर करते हैं, तो जो तमाम सारे न्यूट्रिएंट अन्य चीज़ें होती हैं, उसमें हमें लोग प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होता है। तो इसमें प्लास्टिक का एक तरीके से वेस्ट मटेरियल के रूप में उत्सर्जन ज़्यादा होता है। तो प्लास्टिक एक तरीके से देखा जाए तो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब माइक्रोब के द्वारा आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। तो इससे वाटर पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो एक ये लास्ट इससे क्या है, कमी है। अब हम लोग अगर पूरे वीडियो को एक सारांश के रूप में देखें, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें हम लोग प्लांट को लिक्विड मीडियम में या सॉइल के एब्सेंस में उसका हम कल्चर करते हैं, देखरेख करते हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी को प्राप्त करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स शब्द को सबसे पहले देने का श्रेय, यूज करने का श्रेय जो है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे गैरिक साहब को जाता, उन्होंने 1937 में शब्द का यूज किया था और शब्द को दिया था। फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स के नाम से गैरिक साहब को ही जानते हैं। इसके अगर हम लोग लाभ की बात करें, तो इसमें जैसा बताया गया कि हमें कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, प्रोडक्टिविटी अच्छे क्वालिटी की होती है, डिजीज फ्री होती है, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करना पड़ता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हमारे लिए हेल्दी होते हैं या स्वास्थ्यपरक होते हैं, तो तमाम सारे इसके जो कि लाभ बताया गया है। तो अगर आप लोग वीडियो को कंसंट्रेट होकर के लास्ट तक देखिए, तो एक वीडियो को आज देखने के बाद क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है, कौन कौन से मेथड हैं, तमाम सारी चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
कोई प्रश्न से रिलेटेड कोई अगर समस्या है तो आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। चैनल को हमारे अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद।